अक्टूबर 2016 को पाकिस्तानी फोर्सेस ने तुर्बत के इलाके ग्वारकोप से जबरी तौर पर लापता किया। उन्हें अपने अदालत में लाएं, उन्हें सज़ा दें। नहीं बताया गया कि ये कौन लोग हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं, इनको मारने का वजह क्या है। सिर्फ ऊपर वाले का सिर्फ काम यही है कि वो हमारी नस्ल कुशी करता है। अदालतों की जो ऑर्डर्स भी होते हैं ना, वो भी एजेंसीज के दिए हुए होते हैं। उनसे की अदालतें है तो टॉर्चर सेलों में रखने का ये कहाँ का कानून है। एक झूठा प्रोपेगेंडा किया गया कि प्रोटेस्टर्स की वजह से रोड बंद है, जो कि मरियम नवाज कैंप्स में आई थी कि शायद वो कुछ करें। इस टाइम पर पाकिस्तान में कोई अदालती निज़ाम मौजूद नहीं है, तो हमें सिर्फ अपने प्यारों की वापसी का मुतालबा कर रहे हैं, बल्कि 80 साल की बूढ़ी माँ से लेके तो 4 साल की छोटी बच्ची का। अगर हम तालिबान से बात करते हैं तो हम हम इख्तियारात कहीं और थे, अलबत्ता पॉलिटिशियन के हिस्से की तरफ गालियाँ पड़ती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम BYC बलोच या जख्ती कमेटी के कैंप में गए थे और वहाँ पर मौजूद कुछ ख़वातीन का इंटरव्यू किया और उस ख़वातीन का इंटरव्यू किया जिसकी अपने रिश्तेदार रियासत पाकिस्तान की तरफ से जबरी तौर पर लापता किए गए हैं। और वहाँ पर कुछ मौजूद कुछ अहम शख्सियात का भी इंटरव्यू किया, जिसमें ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ईमान मिज़ारी का भी इंटरव्यू किया, उसका भी पॉइंट ऑफ व्यू हमने लिया है। और वेल-नोन जर्नलिस्ट असद तूर का भी पॉइंट ऑफ व्यू हमने लिया है। और वो कह रहे थे कि तकरीबन 27-28 दिन हो गए हैं और अभी तक हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से या जुडिशरी की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया है। तो चलिए सुनते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से। मैं सीमा बलोच, जबरी तौर पर गुमशुदा शबीर बलोच की बहन। मेरे भाई को 4 अक्टूबर 2016 को पाकिस्तानी फोर्सेस ने तुर्बत के इलाके ग्वारकोप से जबरी तौर पर लापता किया। उसके साथ 25 लोगों को लेके गए थे, बाकी 25 को छोड़ दिया गया, लेकिन आज तक मेरे भाई का कुछ पता नहीं, वो कहाँ और किस हाल में है। और मेरे भाई को इलाके के लोगों के सामने से लेके गए, उनकी बीवी के सामने से लेके गए, लेकिन आज तक रियासत हमें नहीं बता रही कि मेरा भाई कहाँ और किस हाल में और किस गुनाह की सज़ा वो काट रहा है। और उसके साथ साथ हमारा पूरा ख़ानदान एक कर्बनाक ज़िंदगी गुजार रहा है, जो 9 सालों से हम अपने भाई के इंतज़ार में हैं कि आज नहीं तो कल मेरा भाई लौट के आएगा। और ये 9 सालों से मैं इन्हीं सड़कों पे हूँ, कभी कराची तो कभी कोयटा, कभी इस्लामाबाद। इन्हीं सड़कों पे हम अपने दिन रातें गुजारते हैं और हुकूमत से यही दरख्वास्त करते हैं कि हमें सुना जाए, हमें इंसाफ दिया जाए। हम भी इस मुल्क के शहरी हैं, लेकिन आज तक इस हुकूमत ने हमें नहीं सुना, हमें इंसाफ नहीं दिया है। बस धमकियां और हरासगी और मायूसी, नाउमीदी, लेकिन एक उम्मीद है जिसके ज़रिए हम जी रहे हैं, एक उम्मीद है जिसके ज़रिए हमें हिम्मत मिलती है कि आज नहीं तो कल हमारे भाई, हमारे लोग यहाँ पे जो बूढ़े माएँ बैठी हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ बैठी हुई हैं, उनको ये उम्मीद है कि आज नहीं तो कल हमारे लोग लौट के आएंगे, हमें इंसाफ ज़रूर मिलेगा। लेकिन आज तक हमें नहीं सुना जा रहा है। 9 सालों से मैं अपने घर में, ज़्यादातर मैं इन्हीं रोडों पे हूँ, अपने घर के बजाय, अपने बच्चों के बजाय। ये चाहिए था कि मैं अपने बच्चों को संभालती, अपने घर में बैठती, अपने माँ बाप, अपने भाई बहनों का सहारा बनती, लेकिन एक उम्मीद है जिसे हम इन सड़कों पे आते हैं। इस्लामाबाद भी ये मेरा पहला मरतबा नहीं है, तीसरा मरतबा है। 2021 में भी हम आए थे, हमने यहाँ पे धरना दिया था, डी चौक पे हम बैठे रहे थे। बस हम अदालत में भी हमारा केस है, हमने हाई कोर्ट में कई पेशियाँ दी हैं, लेकिन हम जाते हैं वहाँ पे हमें ये कहा जाता है कि हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 9 सालों से वो कोशिश अभी तक जारी है, अभी तक पूरे नहीं हुए। कमीशन में भी हम गए थे, कमीशन में हमें उल्टा हमें ही डराया धमकाया और हमें भी डांटा गया कि आप लोगों में तमीज़ नहीं है। जब 2021 में मैं कमीशन में गई थी तो तब से मैं 2-3 महीने में जाती थी कमीशन में पेशियाँ देने। और 2021 में मुझे याद है मैं गई थी वहाँ पे, मैंने कहा था कि मेरे भाई के बारे में मुझे बताया जाए कि वो कहाँ है, वो किस हाल में है। आप यही वजह नहीं बताते। मेरे भाई एक स्टूडेंट थे और उसको लेके गए थे, और अब तब से लेकर अब तक हम रियासत से यही अपील कर रहे हैं कि हमें बताया जाए ऐसा कौन सा गुनाह मेरे भाई ने किया है जिसकी सज़ा हम पूरे ख़ानदान वाले काट रहे हैं। हमें भी नहीं पता कि ऐसा कौन सा गुनाह उन्होंने किया है जो वो अपने अदालतों के सामने लाने से भी डरते हैं। अगर मेरे भाई के ख़िलाफ़ कोई भी सबूत है, अगर आपको पता है कि उन्होंने ये गुनाह किया है, आप उन्हें अपने अदालत में लाएँ, उन्हें सज़ा दें, हमें कबूल है। लेकिन इस तरह पूरे ख़ानदान को एक अज़ियतनाक ज़िंदगी गुजारने पर इस रियासत ने मजबूर किया है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महज़ब बलोच है।
मैं लापता राशिद हुसैन की भतीजी हूँ। राशिद हुसैन को 26 दिसंबर 2018 को मुत्तहिदा अरब इमारात से गिरफ़्तार करके लापता किया जाता है, जिन्हें गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान मुंतकिल किया जाता है। राशिद हुसैन 7 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है कि वो ताहन लापता है। हमने उनकी बाहिफाजत बाजियाबी के लिए इंटरनेशनल इदारों और पाकिस्तान के हर इदारे से अपील किया, मगर आज तक हमें ये नहीं मालूम कि राशिद या हमारे जो दीगर मिसिंग पर्सनस हैं वो किस जो है जुर्म का सज़ा काट रहे हैं, वो क्यों आज जिंदानों में बंद है, वो क्यों आज सुलाखों में बंद है। राशिद हुसैन की जब जबरी गुमशुदगी हो जाती है तब से लेकर आज तक मैंने जो है हर उस GIT में, हर उस पेशी में सिर्फ ये सवाल किया है कि राशिद अगर आपके इदारों के सामने मुजरिम है आप उन्हें अदालतों में पेश करें। हम हर साल जो इस्लामाबाद आते हैं, कभी ज़्यादा सर्दी में आते हैं या कभी जो है ज़्यादा गर्मी होती है, हम वो सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करके, हम उन हालातों को, मौसम को नज़रअंदाज करके जो है अपने प्यारों की बाजियाबी के लिए बैठते हैं। जिस तरह 2023 में हम 2 महीने बैठे हैं इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने, हमने कैंप लगाई, मगर रियासत की जानिब से या इस हुकूमत की जानिब से हमारे साथ न कि उन्होंने बात किया, ना हमसे पूछा आप लोगों की डिमांड क्या है, आप लोग क्यों यहाँ पे आए हो। सिर्फ वो लोग जिनको ऑर्डर्स मिला था कि आप इन लोगों को अरेस्ट करें, आप इन लोगों को जो है शेलिंग करें इनके ऊपर, इनको जो है तशद्दुद करें उनके ऊपर। जब वो लोग हम पे तशद्दुद कर रहे थे, हम पूछ रहे थे कि हमारा गुनाह क्या है, हमने क्या गुनाह किया है, वो कहते थे कि हमें नहीं पता। मतलब पुलिस को इतना भी नहीं बताया गया, इंतज़ामिया को इतना नहीं बताया गया कि ये कौन लोग हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं, इनको मारने का वजह क्या है। सिर्फ उनको ऑर्डर दिया जाता है। ये ऑर्डर किसने दिया था? हुकूमत की तरफ से ऑर्डर आते हैं। इंतज़ामिया का तो सिर्फ यही कहना होता है कि ऊपर वाले हमें ऑर्डर देते हैं। भाई ऊपर वाला ना कि खुद आकर हमसे बात करता है, ना ऊपर वाले का सिर्फ काम यही है कि वो हमारी नस्ल कुशी करता है, वो हमें टारगेट किलिंग कर देता है और वो हमें हमारे घरों में रात 4 बजे आकर जो है एक औरत के सामने मर्द को लेकर जाता है। ऊपर वाला सिर्फ उस टाइम नज़र आता है। उसके बाद वो कहता है कि ना मेरे पास आपके लोग हैं, ना कि मैं आप लोगों के लोग लेकर गया हूँ। राशिद हुसैन की बाकायदा अदालत से क्या मुतालबा करती है? पाकिस्तान की अदालतों से तो हमने मुतालबात यही किए कि भाई हमारे लोगों को आपकी अदालतों में जो है इंसाफ दिया जाए, मगर अदालतों की जो ऑर्डर्स भी होते हैं ना वो भी एजेंसीज़ के दिए हुए होते हैं। अगर आप डॉक्टर मारंग बलोच के केस के बारे में बात करें तो जज को भी बाकायदा उन्होंने अपना बाउंडेड किया है। जज को भी यही बता रहे हैं कि आप लोग 10 दिन का इस दफ़ा इनको रिमांड पे भेजिए, आप लोग 12 दिन का भेजिए, आप लोग 15 दिन का, 20 दिन का। वहाँ रिमांड पे ले जाकर उनसे पूछते ही नहीं है कि वजह क्या है। मैं महमूद अली की वालदा, मेरे बेटे को 14 माह होने को आए कि हमारे बेटे को जबरी लापता किया गया है। इसके जबरी लापता गुमशुदगी के बारे में मैंने कोयटा में मुख्तलिफ एहतजाजी किए मिसिंग पर्सन के हवाले से, और बलूचिस्तान हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की, केस भी चल रहा है, और कमीशन जो बनाए गए हैं मिसिंग पर्सन के उसमें भी अपना केस रजिस्टर करवाया। इसके बावजूद हम बलूचिस्तान में तमाम दर के ठोकरे का कर अभी हज़ारों मील सफ़र तय करके यहाँ आए इस्लामाबाद कि शायद वहाँ हमें इंसाफ नहीं मिला, शायद हमें यहाँ इंसाफ मिले, क्योंकि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है। यहाँ सबसे बड़ी अदारा सुप्रीम कोर्ट और अक़वाम मुत्तहिदा के बड़े बड़े इदारों और क्या आलमी इदारों के इदारों और मुख्तलिफ। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से क्या चाहती हो आप, क्या मुतालबा करते हैं? बस यही चाहते हैं कि हमारे बच्चों को बाज़ियाब करे। सालों साल उनको टॉर्चर सेलों में रखा जाता है। ये कहाँ का कानून है? जबकि अदालत है तो ये कहाँ का कानून है कि उन्हें सालों साल टॉर्चर सेलों में रखा जाए। हम लोग यही कहते हैं कि हमारे बच्चों को अगर उन पर कोई जुर्म है तो अदालत और क्या बना हुआ है, किस लिए
थाने बना हुआ, जेल बना हुआ, अदालत बना हुआ है, तो इन्हें बाज़याब करे, अगर नहीं है तो उन्हें रिहा किया जाए। हम यही मुतालबा करते हैं अदालतों से कि अदालतें है तो टॉर्चर सेलों में रखने का ये कहाँ का कानून है। आज 28वां दिन है कि बलोच फैमिलीज़, छोटी छोटी बच्चियाँ, बूढ़ी बूढ़ी माएँ इस्लामाबाद की सड़कों पर बैठी हुई हैं, लेकिन रियासत या हुकूमत की तरफ से कोई एक भी नुमाइंदा इनसे बात तक करने नहीं आया। और बहुत अफसोस की बात है कि जो जगह एहतजाज के लिए मुख्तस की गई है, प्रेस क्लब की जगह, 3 दिन बाद उन्हें उधर से ज़बरदस्ती हटाकर इधर रोड पर बिठाया गया। एक झूठा प्रोपेगेंडा किया गया कि प्रोटेस्टर्स की वजह से रोड बंद है, जो कि सरासर झूठ है। बारहा वीडियोस पर भी प्रोटेस्टर्स ने पुलिस से इल्तिजा की है कि आप रोड्स खोल दें और हमें एहतजाज की जगह जो मुख्तस की गई है उधर बैठने दें। इसके साथ साथ इधर जब से ये बैठे हुए हैं, हर रियासती हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है इन्हें ज़बरदस्ती इधर से हटाकर बलूचिस्तान वापस भेजने के लिए। आप देख सकते हैं इधर भी बसेस खड़ी हुई हैं। ये बसेस पहले तो बुलाई गई थी इन्हें डराने धमकाने के लिए कि जिस तरह 2023 में जब डॉक्टर मारंग बलोच आई थी और उन ख़वातीन को फोर्सिबली डिपोर्ट करने की कोशिश की गई थी बलूचिस्तान, जैसे कि वो कोई अलग मुल्क है, यही कोशिश उन्होंने दोहराने की कोशिश की। आज भी जब इनका एहतजाज जारी है, लेकिन मैं इन माँओं की, इन बेटियों की, इन बहनों की हिम्मत को सलाम पेश करती हूँ जो आज 28वें दिन पर भी बहुत सब्र का मुजाहरा करी हैं, बहुत हिम्मत का मुजाहरा करी हैं, और इनकी जो जिद्दोजहद है और जो मज़ामत है वो मिसाली है पूरे पाकिस्तान के लिए। मैम, ये जो पॉलिटिशियन होती है अक्सर जब अपोजिशन में होती है तो वो आते हैं यहाँ पर बैठते हैं, देखे माजी में अभी भी PTI वाले मेंबर आए हुए थे यहाँ पर इजहार यजहती के लिए आए हुए थे, लेकिन जब गवर्नमेंट में चले जाते हैं तो फिर भूल जाते हैं BYC वाले को या जो इन्फोर्स डिसअपीयरेंस के मामले को बिल्कुल भूल जाते हैं। ये क्या वजह हो सकती है? ये वजह इसकी यही है कि 70 सालों से पाकिस्तान में सिर्फ एक ही हुकूमत है। ये जो आगे चेहरे हैं सियासी पार्टियों के या सियासी रहनुमाओं के वो बदलते रहते हैं, लेकिन जो असल इख्तियार होल्ड करता है वो एक डिपार्टमेंट है जिसने अपने आप को पूरी रियासत समझा हुआ है और पूरे मुल्क के अवाम पर अपने आप को मुसल्लत किया हुआ है। आज जो एक खुशाइन बात हुई थी इधर, जब PTI के रहनुमा इधर आए थे, उन्होंने ये बात की कि हमारे दौर में भी गलतियाँ हुई हैं और हमसे भी ये इशू पर गलतियाँ हुई हैं, और हम उम्मीद रखते हैं जिस तरह हमने उस वक्त भी उम्मीद रखी थी जब मरियम नवाज़ कैंप्स में आई थी कि शायद वो कुछ करें, उन्होंने इन लोगों को डिसअपॉइंट किया, लेकिन हम हमेशा उम्मीद करेंगे, हर शख्स से उम्मीद करेंगे कि कहीं ना कहीं उनकी जो इंसानियत है वो अपनी इंसानियत का मुजाहरा करेंगे। मैम, अक्सर हमारी जुडिशरी, हमारा भी जो चीफ जस्टिस है प्रेजेंट, वो कहते हैं कि जुडिशरी आज़ाद है पाकिस्तान में। इस हवाले से आप क्या कहती हैं? और जब जुडिशरी अभी क्या जो भी नुमाइंदा भी अभी नहीं आया है या चीफ जस्टिस ने बुलाया भी नहीं है, तो जुडिशरी के हवाले से और इन्फोर्स डिसअपीयरेंस के हवाले से भी बताएं। और जो 2021 में एक बिल आया हुआ था, क्रिमिनल अमेंडमेंट बिल, तो उस हवाले से बताएं कि अभी तक उस पर क्या प्रोसीजर हुआ, आपकी अमल हुआ है? जी, वो बिल पर कोई अमल नहीं हुआ। वो बिल ना कानून बना है, ना उसका स्टेटस जो अभी तक है वो एसरटेन नहीं किया जा सकता। लेकिन जहाँ तक रियासत या अदालती निज़ाम की बात है, अदालतें आज़ाद होना तो बहुत दूर की बात है। इस टाइम पर पाकिस्तान में कोई अदालती निज़ाम मौजूद नहीं है, तो हमें इस गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि पाकिस्तान में अदालतें हैं। पाकिस्तान की अदालतों का हाल हमने देख लिया है 26वीं आईनी तरमीम के बाद, किस तरह मनपसंद जजेस को लाया गया जिनके सामने जबरी गुमशुदगी के केसेस लगाए जाते हैं और वो प्रोडक्शन ऑर्डर तक जारी नहीं करते। वो पिटिशन्स हफ्तों तक लगती नहीं, वो पिटिशन्स जब लगती भी हैं समाअत के लिए, उन पर बेबुनियाद इतराज़ात लगाए जाते हैं, ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं, 3-3 महीने बाद की तारीखें डाली जाती हैं। और सबसे एक जो परेशान कुल सूरत हाल है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जहाँ थोड़ी सी मूवमेंट हो रही थी जबरी गुमशुदगियों के इशू पर, उधर भी 6 मार्च 2025 से जो 3 रुकनी लार्जर बेंच बनाया गया था जिसमें 20 से ज़्यादा मिसिंग पर्सनस के केसेस पेंडिंग हैं, वो लार्जर बेंच 6 मार्च को टूट गया था जब जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जो कि बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने अपने आप को उस बेंच से रिक्यूज़ किया। तो अब तो ये सूरत हाल है कि जो मिसिंग पर्सनस की पिटिशन्स हैं उनकी कोई सुनवाई के लिए मौजूद नहीं है, और जो लोग, जो जजेस या जो अदालतें सुनती हैं वो रिलीफ देने की पोजीशन में नहीं है, या वो क्योंकि इस कॉम्प्रोमाइज़ तरीके से लाए गए हैं तो वो कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके हैं जिस वजह से वो जस्टिस डिस्पेंस नहीं करते। मैम, लास्ट क्वेश्चन आप मुझे बताएं कि अभी जो लोग बैठे हुए हैं बलूचिस्तान से, जिसके अजीज़ और जिसके रिश्तेदार लापता हो गए,
تو وہ عدالتوں سے اور ہماری پولیٹیشین سے انہوں نے ایک ایسی دل لگائی ہے کہ وہ ہو سکتے وہ ہمیں انصاف دے دیں، لیکن ابھی تک انہوں نے ایسی کوئی قدم بھی نہیں اٹھائی ہے۔ لیکن وہ چاہتے کہ ہم سڑکوں پر اپنے حقوق لیں گے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے حقوق سڑکوں پر مل جائیں گے؟ میری نظر میں سڑکوں کا جو رخ ہے وہ واحد اب ذریعہ رہ گیا ہے، کیونکہ اگر انہیں عدالتوں سے ریلیف مل رہی ہوتی یا عدالتوں سے کوئی بھی انصاف کی امید ہوتی تو یہ ادھر اسلام آباد کی سڑکوں پر نہ بیٹھے ہوئے ہوتے۔ ہم نے دیکھا ہے ڈاکٹر مارنگ بلوچ، صبغت اللہ شاہ جی، گلزادی بلوچ، بیبو بلوچ، بیبگ بلوچ، عمران بلوچ اور تمام جو BYC کی قیادت ہے وہ آج بھی قید میں ہیں۔ اور قید میں کیوں ہیں؟ کیونکہ عدالتیں بلوچستان میں ایفیکٹولی ایگزسٹ نہیں کرتی، یا جو عدالتیں ایگزسٹ کرتی ہیں وہ اپنے ہی پریسیڈنٹ کے خلاف اب ججمنٹس دیتی ہیں، صرف اس مقصد کے لیے کہ BYC کی لیڈرشپ کو قید میں ہی رکھا جائے۔ میم یہ جو ابھی مسئلہ چل رہا ہے BYC کا اور انفورس انٹرفیئرنس کا، لیکن عدالت انصاف نہیں دیتی، پولیٹیشین جو ابھی حکومت میں وہ نہیں آ رہے، بالکل لفٹ نہیں کر رہے، تو ہمارے عام لوگ کے پاس آخر کیا آپشن بچتا ہے، اسلحہ یا پرامن احتجاج؟ دیکھیں، پرامن احتجاج بہت مشکل ہوتا ہے، اور جو ادھر خواتین بیٹھی ہوئی بھی ہیں انہوں نے ایک بہت مشکل راستہ چنا ہے پرامن احتجاج کا، پرامن مزاحمت کا۔ لیکن افسوس کی بات یہی ہے کہ جب ریاست خود اپنی بے حسی کی وجہ سے یا اپنی کرولٹی کی وجہ سے عوام کو یہ پیغام دیتی ہے کہ آپ کہیں بھی محفوظ نہیں، اور اگر آپ پرامن راستے کا انتخاب کرتے ہیں تو آپ کو وہی بے حسی کا سامنا کرنا پڑے گا، آپ کو اگنور کیا جائے گا، آپ کو نظر انداز کیا جائے گا، تو پھر ظاہری سی بات ہے ریاست خود اپنی عوام کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ وہ صرف ان لوگوں کے ساتھ انگیج کرتی ہے جو بندوق اٹھاتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں بندوق نہیں ہے، ان کے ہاتھ میں تصویر ہے، ان کے پاس اپنا قلم ہے اور ان کی آواز ہے، تو ان کی ریاست نہیں سنتی۔ تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو۔ دیکھیے، آج یہ 28 روز ہو گئے ہیں یہ جاری ہے دھرنا جو بلوچ خواتین کا ہے جن کے پیارے لاپتہ ہیں۔ وہ نہ صرف اپنے پیاروں کی واپسی کا مطالبہ کر رہے ہیں بلکہ جو بلوچ یکجہتی کمیٹی کی قیادت ہے اس کو جو جیلوں میں بند کیا گیا ہے دہشت گردی کے مقدمات میں، ان کے ساتھ بھی انصاف کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو لیکن 28 روز سے اسلام آباد کے حکمرانوں کے سر پر جون تک نہیں رنگی، نہ ہی انہوں نے یہاں پر آنے کی زحمت کی ہے۔ جو بطور صحافی یہ دیکھنا اس بے حسی کو بہت ہی افسوسناک ہے کہ آپ کے پاس بلوچستان سے چل کے اسلام آباد تک لوگ آ گئے ہیں، ہزاروں میل کا سفر کر کے یہاں پہ 80 سال کی بوڑھی ماں سے لے کے تو 4 سال کی چھوٹی بچی تک ہیں، اور آپ نے ان کو گھیر کر اس سڑک تک محدود کیا ہوا ہے جہاں پر وہ تپتی سڑک پر بیٹھی رہتی ہیں سارا وقت، لیکن کوئی نہیں آتا۔ تو یہ ہر لحاظ سے دیکھنا بڑا افسوسناک ہے۔ اسد صاحب، پاکستان کی عدالتوں سے کیا مطالبہ کر رہی ہیں؟ میرا تو دیکھیں عدالتوں سے کوئی مطالبہ نہیں بنتا، میں تو صحافی ہوں، لیکن پاکستان کی عدلیہ اس مسئلے سے بخوبی آگاہ ہے۔ یہ 2000 کے بعد سے یہ بحران چل رہا ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ عدالتوں میں کیسز ہوتے ہیں، چلتے رہتے ہیں، لیکن عدالتیں بھی آج تک جو ذمہ دار ہیں جبری گمشدگیوں کے ان کو نہیں جسے کہتے ہیں کٹہرے میں لا سکیں، یا جو لوگ لاپتہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ انصاف کر سکیں۔ خطرناک ہے، اس ملک کے لیے اچھا نہیں ہے۔ ملک کے لیے یہی اچھا ہوگا کہ ہم بیٹھ جائے، دوبارہ سنیں، ایک دوسرے کی شکایتوں کو دیکھیں، ایک دوسرے کی جو گلے ہیں وہ دیکھیں۔ یہ ہمارے ملک کے باشندے ہیں، اگر اس سے کوئی غلطی ہوگی، اس سے اگر ہم طالبان سے بات کر سکتے ہیں تو ہم بلوچ قوم سے کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم کسی اور جو ہے بس لوگوں سے کیوں بات نہیں کر سکتے؟ پہلے اس کو سنیں۔ اگر ہم اسی طرح کا رویہ رکھیں گے، زبردستی کریں گے، تو میرا نہیں خیال کہ ہم اپنا مقصد حاصل کر سکیں گے۔ اس سے تو بات دوریاں بڑھی گی، اور پھر ہم الزام اسی طرح ہم اپنے تحقیقات کے، اپنے اعمال کا پھر الزام یہی لگا دیتے ہیں کبھی افغانستان پہ۔ اور میں عجیب بات ہے، اگر ہم یہی سمجھتے کہ افغانستان دہشت گردی کی جڑ ہے یا گڑھ ہے، تو اگر یہ دہشت گرد صرف پاکستان کیوں آتے ہیں، کسی اور ملک کیوں نہیں جاتے؟ پھر ہم اپنی نااہلیہ چھپانے کے لیے پھر راہ پہ کرتے، اور یہ نہیں سوچتے کہ ہم سے کہاں غلطی ہو گئی، پھر ہم راہ پہ الزام لگاتے، پھر افغانستان پہ الزام لگاتے۔ لیکن اگر ایک دفعہ ہم نے اپنی غلطیوں سے سیکھا، اس کا دیکھا، تو میرا خیال ہے آخری سوال آپ سے کہ آپ کی کے پی میں گورنمنٹ ہے،
आप समझते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा तक भी पीटीआई की अमलदारी है, पीटीआई की हुकूमत की? अगर अमलदारी होती तो ना फौजी ऑपरेशन होता जिसको आप अपोज कर रहे थे, और कम से कम मुराद से खैबर पख्तूनख्वा में मंजर आम पर आ सकते। या अली अमीन गंडापुर एक कमज़ोर वज़ीर आला है, क्या है? तो उससे फैसला नहीं कर सकता कि वो कमज़ोर है या ताकतवर, लेकिन बदकिस्मती ये हमारी है कि एज अ पोलिटिकल मुल्क होते हुए एज अ पोलिटिकल, अगर चाहे हम फेडरल में भी थे तो मैं ये मानने को बिल्कुल कहूँगा कि इख्तियारात कहीं और थे। अलबत्ता पॉलिटिशियन के हिस्से में सिर्फ गालियाँ पड़ती हैं, इख्तियार का और होता है और हम गालियों के लिए हमें रखा गया है। तो वो ये भी हकीकत है कि हम फेडरल में भी थे तो हमारे फैसले कंट्रोल होते थे। अब अगर सूबे में भी है तो बदकिस्मती ये है कि वोट तो हमें मिला है, इख्तियार हमें होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती है कि यहाँ पर कुछ इदारे चाहे अपने आप को या कुछ इंडिविजुअल इस तरह है जो अपने आप को आइन से बालातर समझते हैं। तो ये बदकिस्मती है अगर आइन हमने जो हमारे हुदूद मुतय्यन किए, चाहे इदारा हो, चाहे पार्लियामेंटेरियन हो, चाहे इंडिविजुअल हो, अगर आइन के मुतय्यन हुदूद में रहेंगे तो यकीन करें इससे हमारी इज्जत भी बढ़ेगी, इससे मुल्क भी मजबूत होगा, इससे मुल्क तरक्की करेगा।